बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर, आज हम चैप्टर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कंपास नीडल इज डिफ्लेक्टेड व्हेन ए चार्ज्ड प्लास्टिक रॉड इज हेल्ड नियर इट। कि कंपास नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट कर जाती है, अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है जब एक प्लास्टिक रॉड जिसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद है वो इसके करीब लाया जाता है। What is the origin of the force that produces the deflection? तो वो डिफ्लेक्शन किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है, कौन सी फोर्स वो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करती है, उसके बारे में हमने बताना है। तो इसमें कहा यह गया है कि एक कंपास है और उस कंपास के करीब एक प्लास्टिक रॉड लाया जाता है जिसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद है। तो इस प्लास्टिक रॉड को इस कंपास के नजदीक लाने से इसकी जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करती है, यानी कि अपनी पोजीशन चेंज करती है। तो इसकी वजह क्या है? जब प्लास्टिक रॉड के ऊपर चार्ज मौजूद होगा और हम ये प्लास्टिक रॉड इस कंपास के करीब लेकर आएंगे तो इसकी जो नीडल है वो मेटल की होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इस नीडल के ऊपर भी चार्ज आ जाएगा। यह आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में पढ़ा हुआ है कि जब एक चार्ज्ड बॉडी किसी दूसरी बॉडी के करीब ले जाई जाए तो उस दूसरी बॉडी के ऊपर भी चार्ज आ जाता है। तो इस वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से जो चार्ज रॉड है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा इस कंपास नीडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी? परमिएबिलिटी और परमिटिविटी में क्या फर्क है? तो परमिटिविटी की अगर हम बात करें, परमिटिविटी मेजर्स द ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूसेस बाय द मटेरियल इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने में मटेरियल जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन से मुराद ये है रुकावट। ऑब्स्ट्रक्शन वर्ड ऑब्स्टेकल से निकला है, तो रुकावट जो रास्ते में आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने में, उसको परमिटिविटी का नाम देते हैं। इसके मुकाबले में परमिएबिलिटी क्या है? Permeability is the ability of the material to allow magnetic lines to conduct through it। कि ये मटेरियल की वो एबिलिटी है जिसकी वजह से वो अलाउ करता है मैग्नेटिक जिसकी वजह से वो मटेरियल को अलाउ करता है कि वो क्या करे, मैग्नेटिक लाइंस को उसमें से पास होने दे। उसके बाद परमिटिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से, जबकि परमिएबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। परमिटिविटी का ऐसा यूनिट हेनरी पर मीटर है और परमिएबिलिटी का ऐसा यूनिट फैराडे पर मीटर होता है। परमिटिविटी इज बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। परमिटिविटी पोलराइजेशन की वजह से होती है, जबकि परमिएबिलिटी की वजह मैग्नेटाइजेशन है। परमिटिविटी डिवेल्प्स इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिवेल्प करती है और परमिएबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड डिवेल्प करती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, Can the objects in rotational motion create a magnetic field? Provide an example। कि क्या ऑब्जेक्ट्स जो कि रोटेशनल मोशन कर रहे होते हैं, अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहे होते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं? अगर करते हैं तो उसकी एक एग्जांपल भी देनी है। तो यस, कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहे हो, वो उसकी शेप चाहे जो मर्जी हो, जब वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करेगा, रोटेशनल मोशन करेगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। उसकी वजह क्या है? कि जब वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है तो उस जो वो ऑब्जेक्ट है वो नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है। तो हर पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट के अक्रॉस सर्कल में मूव कर रहा होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट जिस एक्सिस के अक्रॉस रोटेट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट का हर पार्टिकल उस एक्सिस के अक्रॉस सर्कल में मूव कर रहा है। तो हम ये जानते हैं कि जो मूविंग चार्ज है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, तो इस ऑब्जेक्ट का हर पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि हर पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है तो वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलकर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब रोटेशनल मोशन कर रहा होगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। अब इसकी एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल, एन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस एज वेल एज ड्यू टू इट्स स्पिन मोशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस।
कि एग्जाम्पल के तौर पर जो इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, किस वजह से? दो वजूहत हैं उसकी। एक वजह यह है कि वो न्यूक्लियस के अक्रॉस एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है, और दूसरी वजह यह है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पिन मोशन कर रहा है अपने एक्सिस के अक्रॉस। तो इन दो वजूहत की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं उनको प्रोजेक्ट किया गया है, यानी कि थ्रो किया गया है सेम वेलोसिटी के साथ नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल है। विच वन विल सफर ग्रेटर डिफ्लेक्शन? तो इनमें से ज्यादा डिफ्लेक्शन कौन शो करेगा? तो इसको हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज को थ्रो किया जाता है तो वो किस चीज पे डिपेंड करेगा कि डिफ्लेक्शन किसकी ज्यादा होगी। तो हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास प्रोटॉन की निस्बत कम होता है। इलेक्ट्रॉन इज लाइटर देन अ प्रोटॉन। तो इसका मतलब ये है कि जब उसका मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, तो वो प्रोटॉन की निस्बत ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। जब किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा जाता है तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होती है वो F इक्वल होती है QVB के। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F इक्वल होता है ma के, तो ma इक्वल आ जाता है QVB के, यानी कि यहां से A इक्वल आ जाएगा QVB डिवाइडेड बाय m। अगर QV और B कांस्टेंट हो या हम एक्सेलरेशन का मास के साथ रिलेशन देखें तो एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है मास के, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से जिसका मास कम है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा और जिसका मास ज्यादा है उसका एक्सेलरेशन कम होगा। इलेक्ट्रॉन का मास एज कंपेयर टू प्रोटॉन कम था, तो इलेक्ट्रॉन का मास कम होने की वजह से उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, और जब एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो उसकी डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगी। तो नेट रिजल्ट क्या निकला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा एज कंपेयर टू प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ए चार्ज पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन थ्रू अ पार्टिकुलर रीजन ऑफ स्पेस। कि एक चार्ज पार्टिकल है और वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है थ्रू ए पार्टिकुलर रीजन ऑफ स्पेस, एक स्पेसिफिक रीजन ऑफ स्पेस में। कुड देयर बी अ नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन? क्या उस रीजन में नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है? कहने का मतलब यह है कि एक चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी या नहीं होगी। नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब यह है कि ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वैल्यू जीरो ना हो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड हो? तो हम इसको मैथमेटिकली देखेंगे। हम ये जानते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल जो है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में वो डिपेंड कर रही होती है एंगल ऑफ द चार्ज पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि इफ द एंगल बिटवीन V एंड B इज, हमारे पास जो फोर्स का फार्मूला है जब चार्ज वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड में, उसके लिए फार्मूला F इक्वल टू QVB साइन थीटा है। तो इसमें अगर हमारे पास एंगल 90 डिग्री हो तो ये QVB आ जाता है। अगर हमारे पास एंगल 0 हो तो ये 0 आ जाता है, और अगर एंगल 180 हो तो तब भी 0 आ जाता है। यानी कि V और B के दरमियान जो एंगल था जस्ट वो चेंज करने से हमारे पास फोर्स जो है वो 0 आई। तो इसका मतलब ये है कि जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में थ्रू ए पार्टिकुलर रीजन ऑफ स्पेस, वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल भी हो सकती है और एंटी पैरेलल भी हो सकती है। पैरेलल होगी तो एंगल 0 होगा, और 180 एंटी पैरेलल होगी तो एंगल 180 होगा, उससे भी आंसर 0 आया। तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ अ करंट इज पास्ड थ्रू एन अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग विल द स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड। कि जब करंट पास करता है एक अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग से तो वो स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट करेगा या एक्सपेंड करेगा। तो सिंपली ये जो स्प्रिंग में से करंट गुजारा जाएगा, आपने जो थ्योरी सोलिनॉइड से रिलेटेड पढ़ी है वही थ्योरी इस स्प्रिंग के ऊपर अप्लाई होगी। लेट्स सपोज ये हमारे पास स्प्रिंग है, ये इसका साइड व्यू है और ये फ्रंट व्यू है, जो कि जस्ट इस तरफ से हम इसको देखें तो ये इसका एक सर्कल जस्ट हमें
यानी कि फ्रंट सर्कल नजर आ रहा है, बाकी सारे के सारे सर्कल इसके बैक एंड पे मौजूद हैं। तो इसमें से जो करंट गुजरेगा वो इधर करंट की डायरेक्शन इस तरफ को होगी और नीचे इस तरफ को होगी। तो इस स्प्रिंग को अगर हम इस सिचुएशन में देखें तो इसकी ये जो वायर है यहां से बाहर आ रही है और यहां पे फिर पेज के अंदर जा रही है, ठीक है। तो हम राइट हैंड ग्रिप रूल की मदद से अगर इस वायर के अक्रॉस यानी कि जिस डायरेक्शन में करंट है, करंट यहां से इस तरफ आ रहा है, तो राइट हैंड की मदद से हम फिंगर्स को लग करें तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड यूं बनती है। इस पॉइंट पे यूं होगी तो इस पॉइंट पे भी यही बनेगी, क्योंकि करंट की डायरेक्शन यहां से भी अवे फ्रॉम दी पेपर है या अवे फ्रॉम दी बोर्ड है। हर ऊपर वाले पॉइंट पे अवे फ्रॉम दी बोर्ड है, तो हर दो वायर्स के दरमियान जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो अपोजिट है, यानी कि इधर से डाउनवर्ड आ रही है तो इसकी वजह से अपवर्ड शो हो रही है। और इसी तरह जब हम इन पॉइंट्स पे चेक करते हैं तो यहां पे करंट की डायरेक्शन इन टू दी पेज है। जब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की जाती हैं, फाइंड की जाती हैं राइट हैंड रूल की मदद से, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन यूं बनती है। हर पॉइंट पे ऐसे ही होगी। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं कि सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पॉइंट की वजह से अपवर्ड है तो इस पॉइंट की वजह से डाउनवर्ड है। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन अपोजिट आएगी तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सेम होती तो रिपेल करते, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ जब अट्रैक्ट करेंगे तो ये स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या निकला कि जब एक अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग में से करंट को गुजारा जाता है तो वो स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ कैन न्यूट्रॉन्स बी एक्सेलरेटेड अ साइक्लोट्रॉन। क्या न्यूट्रॉन्स जो हैं वो साइक्लोट्रॉन में एक्सेलरेट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो बताना है। तो इसका आंसर है नो, कि न्यूट्रॉन्स जो हैं वो साइक्लोट्रॉन में से एक्सेलरेट ही नहीं कर सकते। साइक्लोट्रॉन क्या है, वो ये डिवाइस आपके सामने शो की गई है जिसमें से कोई भी चार्ज उस वक्त तक एक बीम की सूरत में बाहर आता है जब उसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद हो। चार्ज होगा तो तब वो एक बीम की सूरत में बाहर आएगा, अगर चार्ज मौजूद नहीं होगा तो वो एक्सेलरेट नहीं करेगा। साइक्लोट्रॉन बेसिकली वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स पे, जिसकी वजह से कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है। लॉरेंट फोर्स क्या होती है, लॉरेंट फोर्स इक्वल होती है सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि लॉरेंट फोर्स F इक्वल होगी FE प्लस FB के, FE इक्वल होगा QE के और FB QVB के। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब तक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज मौजूद है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज मौजूद है, वो तो इस साइक्लोट्रॉन के अंदर वर्क करेंगे, वो एक्सेलरेट करेंगे। लेकिन जब न्यूट्रॉन की हम बात करते हैं तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जब चार्ज मौजूद नहीं होगा तो ये टर्म भी जीरो, ये टर्म भी जीरो, तो उस वक्त उसके ऊपर कोई फोर्स सप्लाई नहीं होती, यानी कि वो एक्सेलरेट नहीं करेगा। तो जब न्यूट्रॉन को साइक्लोट्रॉन में रखा जाता है तो वो एक्सेलरेट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, A current carrying loop free to turn is placed in a uniform magnetic field B. एक करंट कैरिंग लूप है जो कि फ्रीली टर्न कर सकता है और उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर रखा गया है। What will be its orientation relative to B in equilibrium state? इक्विलिब्रियम स्टेट में उसकी जो ओरिएंटेशन है relative to B क्या होगी? तो हम इसको डिस्कस करते हैं कि करंट कैरिंग लूप जो फ्री टू टर्न है वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से उस पे जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसका फार्मूला टा इक्वल टू IBA साइन थीटा है। ये डिटेल टॉपिक में आपने पढ़ी हुई है कि कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसके ऊपर फोर्स इंप्लीमेंट होती है, एक एंड पे फोर्स और दूसरी एंड पे फोर्स, तो उन फोर्सेस की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। टॉर्क इक्वल टू IBA साइन थीटा। अब यहां पे थीटा जो है वो एंगल है मैग्नेटिक फील्ड B और एरिया के दरमियान, जो इस कॉइल का एरिया है। दिस सिस्टम विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ टॉर्क इज जीरो। अगर टॉर्क जीरो होगा तो सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, और स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी कि टॉर्क जीरो होने का मतलब यह है कि थीटा अगर जीरो पुट किया जाए तो टॉर्क जीरो हो जाता है, क्योंकि साइन जीरो के इक्वल होगा।
तो साइन जीरो होने का मतलब ये है कि ए और बी के दरमियान जो एंगल है वो जीरो हो, और ए एरिया है, ये कॉइल है, और इस कॉइल का जो एरिया है वो ब्लू कलर के एरो से इस तरफ शो किया गया है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इस तरफ हैं, तो ये ए और बी आपस में पैरेलल हो जाते हैं। तो इस केस में जो टॉर्क है वो जीरो होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा ये को। और ये जो केस है इसमें एरिया जो है वो ये आपको नजर आ रहा है अवे फ्रॉम द पेज है, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। तो इस केस में जो टॉर्क होता है वो मैक्सिमम होता है। हमसे ये पूछा गया था कि इक्विलिब्रियम स्टेट में कौन सी ओरिएंटेशन होगी, तो ये वो ओरिएंटेशन होगी जिसमें एरिया जो है वो पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड बी के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ डज अ करंट कैरिंग कॉइल बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट? कि करंट कैरिंग कॉइल जो है वो बार मैग्नेट के तौर पर कैसे हमें शो होती है, कैसे बिहेव करती है वो बार मैग्नेट के तौर पर। तो ये कॉइल है जिसमें से करंट गुजारा जाता है, और इस करंट के गुजरने से जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होती हैं वो जब ड्रॉ की गई तो वो कुछ इस तरह से बनती हैं। इसकी डिटेल आपने टॉपिक के अंदर पढ़ी हुई है। तो जब राइट हैंड रूल की मदद से इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखी जाती है इनसाइड द कॉइल या इनसाइड द सोलिनॉइड, तो वो टूवर्ड्स नॉर्थ आती है, यानी कि जिस डायरेक्शन में थंब इंडिकेट होता है उस डायरेक्शन में नॉर्थ होता है, और अपोजिट साइड पे साउथ होगा। और इसी तरह जब नॉर्थ और साउथ की हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं एक बार मैग्नेट की, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कुछ ऐसी ही बनती हैं। यहाँ पे भी इनसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ होती हैं, और नॉर्थ से अवे जा रही हैं और साउथ में इन हो रही हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड की वजह से भी या कॉइल की वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होती हैं उनमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ से एंटर होती हैं और नॉर्थ की तरफ आउट जा रही होती हैं। ये हमें कैसे पता चलता है कि राइट हैंड रूल की मदद से जब हम चेक करते हैं, कर्ली फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखें, जो कॉइल में से करंट गुजर रहा है उसकी डायरेक्शन में, तो थंब इंडिकेट करेगा नॉर्थ की डायरेक्शन को। तो इस तरह से जो करंट कैरिंग कॉइल है वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसा कि एक बार मैग्नेट बिहेव कर रहा होता है, यानी कि उस टाइम पे इसके करीब भी कोई ऑब्जेक्ट ले जाया जाए मेटल, तो वो ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है जैसा कि ये बार मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें, और अगर आप हमसे किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।